आज नए टॉपिक के साथ में आपको बताना चाह रहे हैं कि हम लोग कोई भी पाठ पढ़ते हैं तो उसकी पहले हमें जो मेन हेडिंग है जिसे हम टॉपिक बोलते हैं उसके बारे में जानकारी होना बहुत जरूरी है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार। व्यापार आप लोग अच्छी तरीके से समझते हैं, आयात करना और निर्यात करना है ना, और इसमें दोनों प्रक्रियाएं भी शामिल होती हैं आयात निर्यात की, जिसे इंपोर्ट एक्सपोर्ट है ना, और भी कई चीजें हैं उनके नाम से जानते हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार क्या होता है? एक देश का दूसरे देश के साथ में, मतलब सीमाओं के पार किसी सेवा को भेजना, माल को भेजना, सामान को भेजना क्या कहलाता है? अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कहलाता है। तो इसके बारे में हम डिटेल्स में आप लोगों से बात करेंगे। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, देखिए परिभाषा लिखी हुई है, अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं या क्षेत्रों के आधार पूंजी का या माल का और सेवाओं का आदान प्रदान क्या कहलाता है? जब हम अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं के या क्षेत्रों के पार में, आर पार में यदि किसी पूंजी को, माल को और सेवाओं को जो है भेजते हैं, आदान प्रदान करते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं? कुछ चीजें ऐसी हैं जो हम लोग आयात करते हैं, कुछ चीज ऐसी हैं जो हमें विदेश के अन्य देशों के लिए उसको निर्यात करते हैं। आपने एक शब्द सुना होगा वैश्वीकरण, है ना, ग्लोबलाइजेशन, भूमंडलीकरण। तो विश्व का एक देश दूसरे देश की अर्थव्यवस्था के साथ जुड़कर बहुपक्षीय रूप से आगे बढ़ाने की एक प्रक्रिया है, प्रोसेस है कि विश्व का एक देश दूसरे देश के साथ में जो है बहुपक्षीय रूप से उसकी हर संभव जो मदद होती है वो करता है। वसुधैव कुटुंबकम की भावना के अनुसार हम विश्व के एक देश का दूसरे देश के साथ में जो तालमेल होता है, वस्तुओं का, खाद्यान्नों का, पेट्रोलियम पदार्थों का, खनिजों का, जो भी संसाधन की वहाँ अनुपलब्धता है, उपलब्धता नहीं है, उन वस्तुओं को हम लोग वहाँ के लिए जो है भेजते हैं, और जिनकी आवश्यकता हमें है हम उन वस्तुओं को अपने देश में प्राप्त करते हैं, ले लेते हैं, खरीद लेते हैं। भारत में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की यदि स्थिति देखी जाए तो देखिए 1950-51 में भारत का जो वैदेशिक मूल्य था वो मात्र 1214 करोड़ रुपए था। 1950-51 में जब हमारा भारत स्वतंत्रता के बाद, जब हमारा भारत देश में आर्थिक विलय की प्रक्रिया का शुभारंभ हुआ था, उस समय हमारे देश में जो वैदेशिक मूल्य था उसकी स्थिति ये थी 1214 करोड़ रुपए, मात्र छोटी थी। लेकिन क्या हुआ, 2016-17 तक आकर के बढ़कर के जो भारत का वैदेशिक मूल्य था वो करोड़ में चला गया, 44,39,762 करोड़ रुपए, इतना भारी भरकम हो गया। तो इसका मतलब यह है कि इन सालों के दौरान किस तरीके से जो है वृद्धि हुई होगी। अगर हम देखें कि 1950-51 से लेकर के 2016-17 में जो वैदेशिक मूल्य था वो इतने से इतना हो गया, तो कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई? तो इसमें से इसको घटा देंगे, है ना, और फिर हम लोग जो है उसको निकाल लेंगे, अंतर बटे बढ़ा हुआ मूल्य इंटू 100। तो इस तरीके से जो है इसका प्रतिशत निकाल लेंगे, कितना प्रतिशत जो है बढ़ा। भारत के विदेशी व्यापार की प्रकृति में बदलाव आया है। भारत के विदेशी व्यापार की जो प्रकृति है उसमें क्या है? बदलाव आया है। क्यों बदलाव आया है? क्योंकि पहले हम सारी चीजों को विदेश से ही जो है निर्यात करते थे, आयात करते थे, लेकिन धीरे धीरे हमारे देश में कई सारे ऐसे चमत्कारी परिवर्तन हुए। जैसे कृषि की अगर हम बात करें तो कृषि में हमारे भारत में कृषि वैज्ञानिक है, उनका नाम है डॉक्टर स्वामी MS नाथन, है ना, और विश्व का जो व्यक्ति है उसका नाम है डॉक्टर नॉर्मनी बोरलॉग, जिन्होंने हरित क्रांति का सूत्रपात किया था। हमारे भारत में हरित क्रांति का जनक डॉक्टर स्वामी नाथन को माना जाता है। तो उन्होंने जिस तरीके से हाई यील्ड वैरायटी प्रोडक्ट थे, HYBB बीज थे, उनमें उनके होने से फसलों में अधिकाधिक उत्पादन हुआ, अधिकाधिक वृद्धि हुई, फसलें ज्यादा पैदा होने लगी। जहां एक बीघा में 10 मन गेहूं पैदा नहीं होते थे, वहां पर 30, 35 और 40 मन गेहूं पैदा होने लगे। तो कहीं ना कहीं जो है खाद्यान्नों का जो हम निर्भरता थी, हम दूसरों से जो है मंगाते थे, निर्यात करते
आयात करते थे, अब हम लोग जो है उनके ऊपर आश्रित नहीं रहे। ऐसी बहुत सारी चीजें हैं हमारे देश में, कई सारी ऐसी मशीनों का निर्माण हुआ जिससे हमारे संसाधन मजबूत हुए और हमारे यहाँ पे जो खाद्यान्नों की खोज थी, हम लोग खुद आत्मनिर्भर बने, आत्मनिर्भरता का विकास हुआ और हम लोग जो है विदेशों पर जो हमारी एक तरीके से निर्भरता थी वो कम हुई, हम लोग स्वयं पर सेल्फ डिपेंडेंट हुए। तो हमारा भारत देश जो है, अब देखिए आप लोग समझेंगे कि इससे क्या फायदा होता है। देखिए जब हम लोग किसी वस्तु का निर्यात करते हैं, जब वस्तु भेजते हैं तो हमें विदेशी मुद्रा की प्राप्ति होती है। भारत का मूल्य और अन्य जो विश्व के अन्य देश हैं उनका मूल्य, मुद्रा का मूल्य वो अलग अलग है। तो हमारा हमें विदेशी मुद्रा की प्राप्ति होगी तो निश्चित रूप से हमारी जो अर्थव्यवस्था है वो कैसी होगी, मजबूत होगी। तो भारत के विदेशी व्यापार की प्रकृति में क्या आया है, बदलाव आया है। आयात एवं निर्यात दोनों की ही मात्रा में वृद्धि हुई है। आयात में जोर, जिन चीजों की आवश्यकता है उनका हम आयात करते हैं, जिन चीजों को हमें हमारे यहाँ पे अधिकता है उन चीजों को हम दूसरे के लिए भेजते हैं, तो दोनों की मात्रा में वृद्धि हुई। परंतु निर्यात की तुलना में आयात का मूल्य अधिक है। निर्यात की तुलना में आयात का मूल्य अधिक है। इसका मतलब है कि हम खरीद ज्यादा रहे हैं, बेच कम रहे हैं, बेच कम रहे हैं, ले ज्यादा रहे हैं, है ना। तो ये मूल्य जो है निर्यात की तुलना में आयात का मूल्य कैसा है, अधिक है। आयात ज्यादा कर रहे हैं हम लोग। जिस दिन हम लोग निर्यात ज्यादा करने लगे रहेंगे उस दिन हमारा देश कैसा हो जाएगा, पैसे की दृष्टि से, आर्थिक दृष्टि से थोड़ा सा सबल हो जाएगा, मजबूत हो जाएगा, है ना। ये माना जाता है। देखिए कृषि संवर्गों का हिस्सा, कृषि में बहुत सारी चीजें आती हैं, पशुपालन भी इसके अंदर शामिल होता है। विभिन्न प्रकार की जो कृषि होती है, खेतीबाड़ी जो होती है, अलग अलग तरीका की जो फसलें हैं वो होती हैं, इसमें पशुपालन भी शामिल होता है। जबकि पेट्रोलियम और अपरिष्कृत उत्पादों एवं अन्य वस्तुओं में क्या हुई है, वृद्धि हुई है। और परंपरागत वस्तुओं के व्यापार में क्या हुई है, तो परंपरागत जो वस्तुएं हैं उनके व्यापार में गिरावट का जो मुख्य कारण है वो है कड़ी प्रतिस्पर्धा। विश्व के जो अन्य देश हैं उनसे हमारे यहाँ पर जो परंपरागत वस्तुएं हैं उनका जो व्यापार करते हैं तो उसमें कड़ी प्रतिस्पर्धा है। जैसे मान लीजिए हमारे यहाँ कोई चीज 50 रुपए की मिल रही है और दूसरे देश में वो 45 रुपए की वही चीज वो लोग दे रहे हैं, तो 50 वाली बिकेगी या 45 वाली बिकेगी, 45 वाली बिकेगी पहले की। तो इसीलिए कड़ी प्रतिस्पर्धा है, इसीलिए परंपरागत जो वस्तुएं हैं उनका व्यापार में जो है गिरावट का कारण हुआ है। कृषि उत्पादों में जैसे बात करें हम कॉफी, काजू, कई प्रकार की दालें आदि परंपरागत वस्तुओं के निर्यात में क्या आई है, पहले हमारे यहाँ से जो कॉफी थी, काजू थे, विभिन्न प्रकार की दालें थी, मसाले थे, इनका जो है बड़े पैमाने पर जो है निर्यात किया जाता था। लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ कि परंपरागत वस्तुओं के निर्यात में क्या आई, गिरावट आई। और पुष्प कृषि है, फूलों की कृषि, इनके उत्पाद है, ताजा फल है, समुद्री उत्पाद है और चीनी आदि के निर्यात में वृद्धि दर्ज की गई है। तो देखिए पुष्प कृषि है, उत्पाद है, ताजे फलों, समुद्री उत्पादों और चीनी आदि के निर्यात में क्या दर्ज की गई है, वृद्धि दर्ज की गई है। पूरी और बंद कर गेट को एक बार दोबारा सुन ले। पुष्प कृषि, फूलों की कृषि, आपने देखा होगा मंदिरों को सजाने के लिए, शादी विवाहों में इसकी डिमांड बहुत बड़ी है ना। वरमाला डालते हैं तो भी फूलों का इस्तेमाल होता है, किसी को स्वागत सम्मान करते हैं तो भी फूलों का इस्तेमाल होता है। तो निश्चित रूप से फूलों का जो महत्व है, तो इसकी जो खेती है पुष्प कृषि, इसके जो उत्पाद हैं, ताजे फल हैं, समुद्री उत्पाद हैं, कई प्रकार के चीनी है, इनके निर्यात में वृद्धि दर्ज की गई है। मतलब हम लोग इन चीजों को विदेशों के लिए भेज रहे हैं, है ना। भारत के आयात संगठन के बदलते प्रारूप, इसमें देखिए भारत ने 1950 से 1960 के दशक में खाद्यान्नों की गंभीर कमी का अनुभव किया। 1950 से 1960 के दशक में खाद्यान्नों की गंभीर कमी का अनुभव किया है। लेकिन उस समय आयात की प्रमुख जो वस्तुएं थी उनमें एक तो थी खाद्यान्न,
एक पूंजीगत माल थे, कुछ मशीनरी थी, कुछ उपस्कर आदि ये चीजें थी। तो इनमें जो है कैसी गंभीर कमी का जो है अनुभव किया गया। लेकिन 1970 के दशक के बाद जब हरित क्रांति का सूत्रपात हुआ, हरित क्रांति की जो सफलता मिली, उसके बाद से खाद्यान्नों का जो आयात था उस पर एक तरीके से रोक लगा दी गई, उसको पूरी तरीके से रोक लगा दिया गया। क्यों रोक लगा दी गई? क्योंकि देखिए हरित क्रांति 1966-67 में इसका सूत्रपात हुआ। विश्व में इसका जो जनक है वो डॉक्टर नॉर्मन ई बोरलॉग को माना जाता है ना, और भारत में डॉक्टर स्वामी एम.एस. स्वामीनाथन को माना जाता है। कुछ कहना चाह रहे हो? 1970 के दशक के बाद हरित क्रांति में सफलता के बाद खाद्यान्नों पर एक तरीके से रोक सी लग गई। हम लोग उसका जो है निर्यात जो आयात नहीं कर रहे है ना, क्योंकि खूब सारी जो है वृद्धि इसमें दर्ज की गई। और 1973 में आया ऊर्जा का संकट, और उस ऊर्जा के संकट से जो पेट्रोलियम पदार्थ हैं उनके मूल्य में उछाल आया। 1970-73 में जो ऊर्जा का संकट आया, उस ऊर्जा के संकट के आने से क्या हुआ कि पेट्रोलियम पदार्थों का जो मूल्य था उसमें क्या हुआ, एकदम उछाल आया। तो इससे क्या हुआ कि जो ईरान है, इराक है, सऊदी अरब है, जहां से हम लोग निर्यात करते मतलब आयात करते हैं तेल का, तो वहां से वो तेल महंगा हम लोगों को प्राप्त होने लगा। तो उससे क्या हुआ, हमारे देश में जो है तेल का, पेट्रोलियम पदार्थ है, डीजल है, इनका क्या हो गया, मूल्य बढ़ गया। आप लोगों ने देखा होगा कि पहले जो मोटरसाइकिल 40-45 हजार रुपए की मिलती थी वो आज 1 लाख की मिल रही है। कितना मूल्य बढ़ गया। जो गाड़ियां 4-5 लाख की मिलती थी वो आज कितनी महंगी जो है मिल रही हैं। और धीरे धीरे ये हो रहा है कि आने वाले समय में और ज्यादा महंगी हो जाएगी, क्योंकि जिस चीज की गिरावट दर्ज की जा रही है, मतलब मूल्य, कई चीजों का मूल्य तो कम हो रहा है, और कई चीजों का मूल्य इतना बढ़ गया है। आप लोगों ने देखा था कि घी जो था वो 200-250 रुपए किलो आता था, आज कितना आ रहा है बताइए, 1000 से ऊपर जो है क्रॉस कर गया। और उसमें भी मिलावट एकदम प्योर तो आप लोगों को मिलने वाला नहीं है। कोई एक आध भले किसी गांव में जंगल से जहां से इसका बड़ी मात्रा में जो है प्रोडक्शन हो रहा है, भैंसे बहुत ज्यादा है, तो शायद वहां पे मिलावट की संभावनाएं थोड़ी सी कम है। बाकी तो सब जगह जो है मिलावट चल रही है ना, हर जगह देख लीजिए आप, फलों में मिलावट। कैसे मिलावट? दिया इंजेक्शन लगा दिया, उसको जो है बढ़िया कलरफुल बना दिया, है ना। तो हर जगह जो है मिलावट है, हम लोग हर जगह जहर खा रहे हैं, है ना। तो इसके लिए आवश्यकता है कि हम अपने घरों पर जो वेस्टेज टायर वगैरह होते हैं उनको कटवा करके, या कोई टब वगैरह है बड़ा, उसको ला करके और घर पे ही कुछ ऐसा करें जिससे हम कम से कम कुछ चीजें, खाने की चीजें जो है वो स्वच्छ मात्रा में, शुद्ध मात्रा में, जैविक मात्रा में जो है उसको प्राप्त कर सकें, खा सकें, पी सकें और अपने आप को थोड़ा सुरक्षित बना सकें। और आवश्यकता है कि हम योगा और एक्सरसाइज, इस प्रकार की जो एक्टिविटीज हैं उनको करते रहें, स्वस्थ रहें। तो ये पार्ट हमारा अभी फर्स्ट पार्ट हुआ है, अभी प्रेयर में जाएंगे, उसके बाद में अगली जो क्लास होगी उसमें पुनः स्टार्ट करेंगे।